जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी से है। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर बुक में सॉल्व है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं बुक से, और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछिएगा, मैं आपको इसे डिस्कस कर दूंगा क्लास में। ठीक है, डाउट सेशन में या वैसे भी मैं वीडियो में कर दूंगा। वरना प्रॉब्लम आप पहले ये समझने की कोशिश करेगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। तो आपके पास फॉर्मूला है, n की वैल्यू ट्रांजिशन जो इनिशियल और फाइनल थी वो भी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप उस फार्मूले का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। Calculate the energy associated with the first orbit of helium plus ion। हीलियम प्लस आयन का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब इसमें प्रोटॉन होंगे 2 और इलेक्ट्रॉन होगा 1, यानी ये भी हाइड्रोजन एटम के जैसा सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बिहेव करना चाहिए। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, इसकी रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, उससे कैलकुलेट करिएगा ये। ओके ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। सबको पता है बोर्स मॉडल, हमने थ्योरी भी पढ़ लिया और अभी हम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल में। अब देखिए कि फिर भी बोर्स मॉडल में क्या कमियां थी जिसे बाद में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आने लगी, और फिर कुछ और साइंटिस्ट ने फिर उसकी हेल्प की और उसको और बेटर वे में एक्सप्लेन किया विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो लिमिटेशंस क्या थी? इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल डबलेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, यानी डबलेट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि डबलेट फॉर्म होने के बाद भी वो स्टेबल हो जाता है, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और उसे मिल जाए तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो डबलेट फॉर्म होने के बाद, डबलेट फॉर्म करने के बाद वो दोबारा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वही उसकी स्टेबिलिटी होती है हाइड्रोजन एटम की। ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, जिसे बाद में और स्टडी करने के बाद, कई सारे टेक्निक्स लगाने के बाद एक्सप्लेन किया गया। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, यानी इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन की बात की और उसके अलावा बाकी एटम्स की, हैवियर एटम्स की बात इन्होंने नहीं की, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन किया और उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया कि इसके आगे वाले एटम्स को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। For example, helium atom, which possesses only 2 electrons, further Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectral lines, यानी हाइड्रोजन के बाद हीलियम में स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसका रीज़न क्या था, उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर उनमें स्प्लिटिंग होती है जो स्पेक्ट्रा में, तो उस लाइंस के जो स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन किया गया है उसमें देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो वो जो इफेक्ट आता है उसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर जो इफेक्ट आता है उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों आपका होमवर्क है कि आपको इन दोनों के बारे में भी पढ़ना है कि ये दोनों इफेक्ट, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये क्या है, इसे आप कॉपी में लिखेंगे, ये आपको सर्च करके खुद लिखना है। ओके, it could not explain the ability of atom to form molecules by chemical bonds। और क्या है, इन्होंने एबिलिटी जो होती है एटम की वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने इस केमिकल बॉन्ड बनने को और उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में बता रहे थे तो हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो ये लिमिटेशन में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जीमैन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है और उसके बारे में कॉपी में लिखना है, ये आपका होमवर्क है, भूलिएगा नहीं, अदरवाइज़ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर आप नहीं कर पाएंगे। बट आपको खुद से भी कुछ चीज़ें सर्च करनी है, आपको अपने अंदर इसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो आपको चीज़ें सर्च करते रहना चाहिए, खुद से भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम।
अब देखिए यहाँ तक बात हो गई थी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं उसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या है, इसमें इन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन और एटम के बारे में। इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर्स मॉडल, जो भी बोर्स मॉडल में कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए, उससे निकलने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए और चीज़ें बताई गई, लाइक टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन। ओके, और बाकी एटम के मॉडल को फॉर्मुलेट करने के लिए ये चीज़ें ही बताई गई, जिनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जिसमें से हम डुअल बिहेवियर को पहले डिस्कस करेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर आप जानते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। डी ब्रॉगली ने ये बताया था, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली, इन 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave like properties। फार्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी, ये आपको पता होगा। मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी एंड पी इज मोमेंटम एंड लेमडा इज वेवलेंथ, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी और एच बाई पी। सो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। Where m is the mass of particle, v is velocity, p is momentum. De Broglie prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction। ओके, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, कि जब ये किसी चीज़ से टकराते हैं तो इनमें डिफ्रैक्शन होता है। अ फेनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, वेव की तरह ये बिहेव करता है। उसके बाद दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज़ इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, जिससे हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम बहुत सी छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं किसी भी मैटर की। विच इज़ बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस वजह से होता है, क्यों यूज़ करते हैं? वेव लाइक बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से ये पॉसिबल हुआ। एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जबकि जो अदर थे, अदर माइक्रोस्कोप में जो आप यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। An electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about 15 million times। देखिए, यानी कितनी छोटी चीज़ भी होगी तो उसे आप इतने टाइम्स अगर जूम करेंगे, देख सकते हैं उसे बड़ा करके, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिससे बहुत हेल्पफुल था ये रिसर्च के लिए। ओके, यानी 15 मिलियन टाइम्स आप किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसकी स्टडी करना, उसके बारे में नई चीज़ों को सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके ओके, in this slide, according to de Broglie, every object in motion has a wave character। फिर देखिए इन्होंने क्या बताया कि कोई भी मोशन में अगर कोई चीज़ है तो उसमें वेव कैरेक्टर होता ही है। अगर ये मास बहुत ज़्यादा है, यानी बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस दैट देयर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड। फिर इन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है तो उसका वो वेव बिहेवियर जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से। जितनी छोटी जो चीज़ होगी उसकी स्टडी उतना आसान हो जाती है, उसके बारे में स्टडी करना। द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर वेरी स्मॉल, मीन्स इनका मास भी बहुत कम होता है, with very small mass can however be detected experimentally। यानी इस पे एक्सपेरिमेंटली इसको पता करना, इसके बारे में स्टडी करना और इनके वेव बिहेवियर को स्टडी करना इसलिए बहुत इजी था, क्योंकि ये बहुत छोटे थे और इनका मास भी बहुत लेस था। जितना ज़्यादा मास होता जाता है उसका वेव बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, व्हाट विल बी द वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ से ये 3 होमवर्क है आपके लिए, 3 न्यूमेरिकल्स हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। फिर ये रिलेटेड फार्मूले से ही हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। वेलोसिटी है, मास है और आपको वेवलेंथ बताना है। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम इन टू वी, अभी आपने पढ़ा। ओके, एम और वी दिया हुआ है।
आपको इसमें h की वैल्यू पता होती है, ठीक है। तो इस हिंट से आप ये कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ दिस kg, काइनेटिक एनर्जी इज़ दिस जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है, आप सबको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², m इज़ मास एंड v इज़ वेलोसिटी। इससे रिलेट करके फिर आप लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ, ओके। यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला यूज़ करना है जो आपने पढ़ लिया। अब यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो फार्मूलों को कोरिलेट करना होता है एक चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद। जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ mv² में आपको मास या वेलोसिटी जो पता करना है वो पता चल जाता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं लेमडा इक्वल टू h/p में भी, ओके, या m/v। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। ये किसने दिया था, देखिए नाम में ही आ रहा है, हेजनबर्ग, ओके। वर्नर हेजनबर्ग ये साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, इन 1927 स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सर्टेन ना हो, यानी जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जिस चीज़ को हम कंफर्म नहीं बता सकते, वो चीज़ अनसर्टेन मानी जाती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये आइडिया मिल गया आपको, और इनका नाम था हिजनबर्ग। विच इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसको जब ये स्टडी किया जा रहा था तभी इन्होंने ये एक नया कॉन्सेप्ट बताया, नया रूल दिया, नया प्रिंसिपल दिया। It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum और velocity of an electron। यानी ये कहते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन कि वो कहाँ पर है और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी भी एट अ टाइम हम दोनों को एक साथ पता नहीं लगा सकते। यानी कि दोनों चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर एक चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर दूसरे को करेंगे तो पहले में अनसर्टेनिटी आ जाती है। यानी कि दोनों चीज़ों को एट अ टाइम कैलकुलेट करना सर्टेनली पॉसिबल नहीं था, ओके। इट स्टेट, तो आपको याद रखना है, इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, एट अ टाइम, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसके बारे में, इसके फार्मूले को और इसके बारे में सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप डेफिनेशन याद रखिएगा, ओके। थैंक यू।